हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स और इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर फर्स्ट के बारे में। आपके इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है कि इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, साथ ही पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी यानी एक अर्थव्यवस्था क्या होती है और उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, साथ ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो ये 7 टॉपिक्स आपको अपने इस चैप्टर में पढ़ने हैं और इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स, क्योंकि अगर हम सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर करते हैं तो वीडियो उससे बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो कि यूज़फुल नहीं रहेगा। इसीलिए इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए 3 वीडियोस बनाए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आपके लिए तीनों ही पार्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो और किसी भी वीडियो से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स, पीडीएफ फाइल या फिर करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.commercesuper.com पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, इसको समझने के लिए आपने क्या कभी सोचा है कि जब कभी भी आप न्यूज़ देखते हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपके सामने कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हो सकता है कि आपने कई बार अपने आप से पूछा भी हो कि जब आप मार्केट में जाते हो तो किसी भी वस्तु की जो प्राइस है वो एक्चुअल में उतना ही कैसे होता है। जैसे कि अगर आप चॉकलेट लेने जा रहे हो तो उसका प्राइस 10 रुपये या फिर 25 रुपये ही क्यों है, उससे कम या फिर ज़्यादा क्यों नहीं। आपने देखा होगा कि हमारी इंडिया में कई बार प्याज की कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो आसमान छूने लगती हैं और हमारे बजट से बाहर हो जाती हैं। वहीं कई बार उनके दाम इतने नीचे गिर जाते हैं कि किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता और वो रोड पर फेंक कर चले जाते हैं। तो इन सभी वस्तुओं की जो प्राइसेस हैं वो डिसाइड कैसे होती हैं, कौन करता है। एक पेन की कीमत 5 रुपये ही होनी चाहिए, ये कैसे डिसाइड होती है। या फिर हमारे देश में जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, गरीबी, इन्फ्लेशन यानी महंगाई की जो भी समस्याएं हैं वो कैसे उत्पन्न होती हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है और उनको कौन सॉल्व करता है। या फिर बैंक कैसे काम करता है, सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है, वो कहाँ कहाँ खर्च करती है, कैसे खर्च करती है, एट्सेट्रा। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कहाँ से मिलेगा। क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं? तो इसका आंसर है येस। आपने अब तक पढ़ाई की है और उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। जैसे कि आप बायोलॉजी में आप जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हो, आपने केमिस्ट्री में अलग अलग एलिमेंट्स यानी तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। तो सिमिलरली इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मनी और मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पढ़ते हो। मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ मतलब कमाना और खर्च करना, यानी हम पैसा कमाते हैं फिर उनको खर्च करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इनको इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। तो इसको लेके आप परेशान मत होना, कहीं भी प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो तो यानी वो क्रियाएं जो पैसे से रिलेटेड होती हैं वो ही प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती हैं। अब जितने भी हम काम करते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? मनी से, पैसे से। अब इकोनॉमिक्स में पैसा का क्या मतलब है? इसका मतलब करेंसी बिल्कुल भी नहीं है। इकोनॉमिक्स में पैसे से मतलब ऐसा कोई भी संसाधन है, ऐसा कोई भी रिसोर्सेज है, मीन्स है जिनसे आपकी आवश्यकताएं पूरी होती हों। वो कुछ भी हो सकता है, मनी, टाइम, पीस ऑफ लैंड, एनीथिंग। और ये जो आपकी आवश्यकताएं हैं यानी हमारी जितनी भी ज़रूरतें होती हैं वो कैसी होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपकी एक ज़रूरत पूरी हो जाती है तो फिर दूसरी ज़रूरत उत्पन्न हो जाती है, यानी एक नीड ख़त्म हुई नहीं कि दूसरी आन पड़ती है। तो इसीलिए हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं, हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं। लेकिन इनको पूरा करने वाले जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? वो लिमिटेड हैं। लिमिटेड मतलब हमें जितनी ज़रूरत है उससे कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि लिमिटेड ना हो, चाहे टाइम हो, धूप हो या फिर पानी ही क्यों ना हो। अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड नहीं होते तो शायद आज आप इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं रहे होते,
क्योंकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बना ही इसीलिए है कि किस तरीके से हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करें जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हो। आगे हम डिटेल में अभी इसको समझेंगे। तो मीन्स यानी रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इनकी जो सप्लाई होती है वो इनकी डिमांड से कम होती है, जितनी ज़रूरत है उससे कम क्वांटिटी में ये अवेलेबल हैं। और इकोनॉमिक्स में इस फीचर्स का एक अलग नाम है जिसको बोलते हैं हम स्केर्सिटी, और हिंदी में बोल लेंगे दुर्लभता। और जो दूसरा फीचर है रिसोर्सेज का वो ये है कि इनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अल्टरनेटिव यूजेस मतलब कि एक ही रिसोर्सेज को, एक ही साधन को हम अपनी कई सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, ये क्या हो गया आपके लिए, एक सोर्स हो गया, रिसोर्स हो गया, जिससे कि आपकी आवश्यकताएं पूरी होंगी। अब आपकी क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं इस रिसोर्सेज को लेकर, आप इस पर घर बना सकते हो, आप इस पर खेती कर सकते हो, या फिर आप इस पर अपना कोई बिजनेस खोल सकते हो, कोई भी फैक्ट्री खोल सकते हो। तो आपके पास इतनी सारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है वो कम है, सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस ज़मीन को, टुकड़े को अपनी किस ज़रूरत को पूरा करने के लिए यूज़ करेंगे। क्या आप उस पर अपने लिए घर बनाएंगे, या फिर खेती करेंगे, या फिर फैक्ट्री बनाएंगे। तो ये जो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड साधन है, उसको कौन सी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाए। यही डिसीजन क्या कहलाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाती है, यानी आर्थिक समस्या। इस वर्ड को याद रखना कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है यह डिसाइड करना कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिनका अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, उनको किस तरीके से यूज़ करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझा जाता है, उनका सोल्यूशन निकाला जाता है, और कभी कभी इसको हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को स्टडी करते हो, यानी चुनाव की समस्या को पढ़ते हो, यानी कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए अपनी अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो सके और हमें मैक्सिमम हैप्पीनेस मिल सके। अब ये जो डिसीजन लेता है ये कौन लेता है, ऑब्वियसली आप लेते हो, मैं लेती हूँ, हर एक पर्सन लेता है। तो इसको 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला होता है इंडिविजुअल, जिसको हम कंज्यूमर्स या फिर हाउस होल्ड्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशंस, जिनको हम बोलते हैं बिजनेसेस फर्म, यानी जो वस्तुओं सेवाओं को बनाती है और मार्केट में उसकी सप्लाई करती है। तीसरा होता है गवर्नमेंट, जो रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनाती है, और इसको कभी कभी हम सोसाइटीज़ भी बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, यानी जो हाउस होल्ड्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, इनका क्या काम होता है, ये मार्केट में जाते हैं, अपनी इनकम को खर्च करके वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं और उनको यूज़ करते हैं। जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी वस्तु को हम यूज़ करते हैं, उसका भोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन, यानी खपत। और हम यह कोशिश करते हैं कि अपनी इनकम को ऐसे खर्च करें जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिल सके। और इनकी तरफ से क्या होती है, डिमांड होती है, यानी ये वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं कि हमें ये वस्तु चाहिए, वो वस्तु चाहिए, इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो बिजनेसेस फर्म होती हैं, ये वस्तुओं और सेवाओं को बनाती हैं, उनको प्रोड्यूस करती हैं, यानी ये प्रोडक्शन का काम करती हैं। और जब ये प्रोडक्शन का काम करेंगी तो उन चीज़ों को बनाने के लिए इनकी कुछ कॉस्ट होगी, इनकी कुछ लागत होंगी, तो ये कोशिश करेंगी कि उस कॉस्ट को कम से कम किया जा सके और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो जो बिजनेसेस फर्म है, उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को बढ़ाना। और इनकी तरफ से क्या होती है, इनकी तरफ से सप्लाई की जाती है वस्तुओं और सेवाओं की। तो कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सप्लाई करते हैं। वहीं जो गवर्नमेंट है वो इन कंज्यूमर से और बिजनेसेस फर्म से अलग अलग टैक्स लेती है, अलग अलग तरह की फीस इन पर लगाती है, और जो भी पैसा आता है फिर उसको इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, दोबारा से सोसाइटी में बांटती है, ताकि जो इन इक्वालिटी की प्रॉब्लम है, असमानता की जो समस्या है, उसको सॉल्व किया जा सके और मैक्सिमम सोशल वेलफेयर यानी अधिकतम समाज कल्याण को प्राप्त किया जा सके। तो ये तीनों अपने अपनी जगह पर इस तरीके से काम करते हैं, और हम इकोनॉमिक्स में इन्हीं की इकोनॉमिक डिसीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं, यानी किस तरह से कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं, जिसके लिए अलग से टॉपिक बनाया गया है कंज्यूमर बिहेवियर। वहीं किस तरीके से जो बिजनेसेस फर्म हैं वो बिहेव करती हैं, जिसके लिए आप पढ़ोगे प्रोड्यूसर बिहेवियर, जिसमें आप सप्लाई के बारे में पढ़ोगे। और गवर्नमेंट किस तरीके से टैक्स लेती है, क्या उसका बजट होता है, किस तरीके से वो महंगाई, गरीबी, इसको कंट्रोल करती है, बैंक कैसे काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। तो इकोनॉमिक्स की अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन हो तो उसकी क्या होगी कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। सोशल साइंस कैसे है, देखिए सोशल इसलिए
क्योंकि इसमें ह्यूमन से रिलेटेड यानी मनुष्य से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी किया जाता है। और इन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं, वो यूनिवर्सल हैं, यानी सब जगह एक समान अप्लाई होते हैं। इसीलिए इसको साइंस की कैटेगरी में डाला गया है। तो इसीलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस नहीं है, ये एक सोशल साइंस है जो क्या स्टडी करती है कि किस तरीके से कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता, फर्म्स यानी व्यवसाय और सोसाइटी यानी सरकार अपने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से बांटती है अपनी मैक्सिमम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ताकि कंज्यूमर्स को सेटिस्फेक्शन मिले, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट मिले और गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर मिले। इसी चीज़ को स्टडी करते हैं हम इकोनॉमिक्स में। तो ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई इन इंग्लिश और हिंदी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हो और नवंबर 2021 में सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट क्लियर करना चाहते हो, तो आप तैयारी कर सकते हो इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से, जहाँ से आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स से स्टडी कराई जाती है। साथ ही साथ आपको मिलती है लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, बेस्ट स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और हर 4th सेशन में होती है आपकी डाउट सॉल्विंग क्लासेस, जहाँ से आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अनअकैडमी से सीए की प्रिपरेशन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हो और वहाँ से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसमें गोल्स में क्लिक करके अपना सीए फाउंडेशन सिलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर जितने भी सब्सक्रिप्शन प्लान्स दिए गए हैं उसमें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। और अगर आप हमारे दिए गए कोड SUPER सुपर को यूज़ करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है। देखिए, आपने अभी पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग डिसाइड करते हैं कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अलोकेट किया जाए, और वो डिसाइड करने वाले लोग कौन कौन से होते हैं? कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड सोसाइटीज़ यानी गवर्नमेंट। तो जो कंज्यूमर्स और फर्म का जो डिसीजन मेकिंग है, इनके बारे में जो स्टडी की जाती है वो की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और सोसाइटी यानी गवर्नमेंट यानी एक नेशन के बारे में जो स्टडी की जाती है वो की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। यानी अगर हम बात करें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ऐसे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं जो कि इंडिविजुअल से रिलेटेड होती है, यानी व्यक्तिगत इकोनॉमिक समस्याएं होती हैं। एक कंज्यूमर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, एक प्रोड्यूसर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी किया जाता है जो कि पूरे देश से रिलेटेड होती हैं, पूरी सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जो कि मैंने अभी पहले बताया था, इसमें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, वो किस तरीके से डिमांड करते हैं और किस तरीके से उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, वो उनकी क्या कॉस्ट होती है, क्या उनका रेवेन्यू होता है, सप्लाई क्या होती है। फिर डिमांड और सप्लाई दोनों के इंटरेक्शन से किस तरीके से अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं के जो प्राइस हैं वो डिसाइड होते हैं, यानी प्राइस डिटर्मिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ प्राइस के नाम से भी जानते हैं या फिर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम अब बताया था कि पूरे देश से रिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझते हैं, और ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो कि पूरे देश से रिलेटेड होती हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, महंगाई, बैंक रेट यानी बैंक दर क्या होता है, बैंक कैसे काम करते हैं, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, GDP भी इसको बोला जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी, मनी से रिलेटेड पॉलिसीज़ क्या होती हैं। इन सभी चीज़ों को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है उसका नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले टॉपिक्स को हम स्थिर मान लेते हैं, यानी कांस्टेंट मान लेते हैं। यानी हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि देश में जो इनकम लेवल है वो एक फिक्स्ड लेवल है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, पॉलिसी ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रही हैं। वहीं जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले टॉपिक्स को कांस्टेंट मान लिया जाता है, यानी जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें हैं वो फिक्स्ड हैं, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ये जो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इससे आप अच्छे से समझ जाओगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है।
यहाँ पर आप एक पेड़ और जंगल का उदाहरण ले सकते हो। एक पेड़ मतलब एक अकेला पेड़ आपको दिख रहा है। अगर आप एक पेड़ की स्टडी करते हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। वहीं अगर आप पूरे जंगल की स्टडी करते हो तो वो आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी व्यक्तिगत आर्थिक समस्याएं माइक्रो इकोनॉमिक्स में और देश से रिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया खत्म। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखिए इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला ये कि अगर सेंटेंस इंफॉर्मेटिव है, यानी अगर आपके सामने कोई भी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन या फिर इकोनॉमिक फैक्ट्स गिवन है तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। इंफॉर्मेशन जैसे कि कोई बोले कि हमारे देश में बेरोजगारी लेवल 30% है, या फिर हमारे देश में महंगाई तो 50% है, हमारे देश की जनसंख्या 500 करोड़ है। अब जो भी मैंने फैक्ट्स बोले आपके मन में आ रहा होगा, अरे मैडम ये क्या बोल रही है, ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं है, 500 करोड़ तो हमारे देश की जनसंख्या नहीं है। तो जितने भी फैक्ट्स हैं वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, लेकिन वो होती ही इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे कोई भी इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन या फिर फैक्ट्स जो कि सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, यानी समस्याएं, सिचुएशन, इन सब के बारे में जब बात की जाती है तो वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है सॉल्यूशन। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है तो इसका क्या हल है, वो कहाँ स्टडी होती है, वो होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। और ये जो सॉल्यूशन होती हैं ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि अभी जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से बहुत सारी डेथ हो रही हैं। तो अगर कोई बोलता है कि कोरोना वायरस से 18 मई को 4,500 लोगों की डेथ हो गई, ये एक इन्फॉर्मेशन है, एक सूचना है जो कि गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी समस्या या फिर सिचुएशन को बताती है वो कहाँ आती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, और वो सही या गलत हो सकती है। वही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब सॉल्यूशन। अभी यहाँ पर आपने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा कि कोरोना पेशेंट के ये सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। तो कोई कह सकता है कि अरे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन है घर पर रहो, थोड़े से अगर आपको सिम्टम्स लगे घर पर रहो, मास्क लगाओ। तो ये जो सॉल्यूशन है इट कैन बी बैड और गुड। कोई कह सकता है नहीं नहीं, घर पर रहकर रहने से कोरोना नहीं ठीक होगा, आपको पूरा ट्रीटमेंट लेना होगा, आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, एट्सेट्रा। तो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और सॉल्यूशन की बात करते हैं हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में और प्रॉब्लम की बात करते हैं हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ते ही क्यों हैं, ये कंसेप्ट आया क्यों। तो देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो भी आप फैक्ट्स, जो भी आप इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन आ रही हैं, उससे आपको पता चलता है कि कोई भी मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है। वही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है कि सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि कोई भी मैकेनिज्म अप्लाई करने के लायक है या फिर नहीं है। तो इसी के साथ ही ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस तरीके के और वीडियोस के लिए कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और करियर से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दबाइए बेल आइकन, जिससे कि हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।